मल्टीग्रेन आटा, क्या ये वाकई सेहत का खजाना है या फिर कहीं बीमारियों की जड़ तो नहीं? ये सवाल आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक दावा है आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म का। जी। उनका कहना है कि करीब 90% लोग अनाज खाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें सेहतमंद बनाने की बजाय बीमार कर सकती हैं। जी बिल्कुल। और ये प्लेटफॉर्म इसी दावे के आधार पर कुछ मतलब पारंपरिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों की बात करता है। हाँ। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी स्रोत यानी आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म की जानकारी के आधार पर एक कह सकते हैं गहन चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 4 सवालों के आसपास रहेगी जो इसी स्रोत से उठते हैं। जी। पहला तो ये कि क्या सभी अनाजों को मिलाकर मतलब मल्टीग्रेन खाना चाहिए या फिर अलग-अलग? जी। दूसरा, इस स्रोत के अनुसार कौन सा अनाज किस प्रकृति यानी वात, पित्त या कफ वाले व्यक्ति के लिए अच्छा है और किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? और तीसरा सवाल होगा कि कौन सा अनाज किस मौसम यानी ऋतु के लिए सबसे सही है इस प्लेटफॉर्म के नजरिए से। और चौथा कि भाई अनाज को किस तरह पकाकर खाना चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा मिले, जैसा कि ये स्रोत सुझाता है। और ये बातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि अनाज हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 80 से 90% होता है। बिल्कुल। तो ये शरीर को बना भी सकता है और अगर स्रोत की माने तो गलत तरीके से खाने पर बिगाड़ भी सकता है। जी। और स्रोत में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है, जैसे छेद वाले मटके में पानी भरना बेकार है, वो कभी भरेगा ही नहीं। हाँ, सही बात है। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म का मानना है कि सिर्फ दवाएं लेते रहना और अपने आहार खासकर अनाज पर ध्यान न देना बीमारियों से निकलने में मदद नहीं करता। आरोग्य भारत का कहना है कि असली स्वास्थ्य दवाओं से नहीं बल्कि सही जानकारी से मिलता है। अच्छा। मतलब अपनी प्रकृति, मौसम और भोजन को समझने से मिलता है, ऐसा उनका दावा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे चर्चित सवाल पर आते हैं। मल्टीग्रेन आटा क्या कई अनाजों को मिलाकर खाना चाहिए या हर अनाज को अलग-अलग? इस स्रोत का इस पर क्या तर्क है? देखिए, इस स्रोत का तर्क काफी सीधा है, जो आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार हर अनाज की अपनी तासीर होती है, मतलब शरीर पर उसका ठंडा या गर्म असर, और उसके अपने गुणधर्म होते हैं। जैसे चना ठंडा और रूखा माना जाता है। गेहूं में वो कहते हैं जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा हैं जो मोटापा ला सकते हैं। फिर कुछ अनाज जल्दी पकते हैं जैसे गेहूं, हाँ। जबकि कुछ जैसे मक्का, बाजरा, चना पकने में ज्यादा समय लेते हैं। अच्छा, ये तो हुई अनाज के गुणों की बात। हाँ। लेकिन हमारे पाचन तंत्र के लिहाज से इस स्रोत का क्या कहना है? हाँ, यहीं पर दूसरा पहलू आता है। स्रोत बताता है कि हमारा पेट यानी आमाशय हर अलग तरह के अनाज को पचाने के लिए अलग अलग पाचक रस या एंजाइम छोड़ता है, ओह। और हर अनाज को पचने में अलग अलग समय लगता है। अब इस नजरिए से सोचिए, अगर गेहूं, रागी, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का इन सबको मिलाकर आटा बनाया जाए और फिर उसकी रोटी पकाई जाए, तो जाहिर है जब रोटी तवे पर पकेगी तो गेहूं शायद जल्दी पक जाएगा, जबकि बाजरा या मक्का ज्यादा समय लेगा। बिल्कुल स्रोत यही कहता है। गेहूं शायद सबसे पहले पकेगा, फिर जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और भी ज्यादा समय लेंगे। अब अगर इन सबको एक साथ पकाने की कोशिश की जाए तो नतीजा क्या होगा? क्या होगा? स्रोत के अनुसार कुछ हिस्सा पक जाएगा, कुछ अध पका रह जाएगा। लेकिन आजकल तो लोहे के तवे होते हैं, बहुत तेज आंच पर फटाफट रोटी फूल जाती है, लगता है पक गई। और स्रोत इसी को एक बड़ी गलती मानता है। हम देखते हैं कि रोटी फूल गई और मान लेते हैं कि पक गई। हाँ हाँ। उसे उतारकर खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का कहना है कि अगर उस फूली हुई रोटी की ऊपरी परत हटाकर अंदर देखा जाए तो वो अक्सर कच्ची होती है। अच्छा। और यही कच्चा आटा धीरे धीरे हमारी आंतों को खराब करता है, ऐसा उनका मानना है। अच्छा, तो पुराने जमाने में जो मिट्टी के तवों पर धीमी आंच पर रोटियां बनती थीं, वो तरीका बेहतर था इस हिसाब से? इस स्रोत के अनुसार जी हाँ, मिट्टी के तवे धीरे धीरे गर्म होते हैं और रोटी अंदर तक अच्छी तरह पक पाती है। इसलिए स्रोत की पहली सलाह यही है कि रोटी धीमी आंच पर पकाएं, उसे धीरे धीरे दबाते रहें ताकि वो अंदर तक सिक जाए, और अगर संभव हो तो मिट्टी के तवे का प्रयोग करें। ठीक है। इससे रोटी पूरी तरह पकेगी और पेट में जाकर आम विष यानी अधपचे भोजन से बनने वाले विषैले तत्व, जैसा आयुर्वेद में कहा जाता है, वो पैदा नहीं करेगी। और मल्टीग्रेन के मामले में
क्योंकि सब अनाज अलग अलग समय पर पकते हैं, तो इस तर्क के हिसाब से कुछ ना कुछ कच्चा रहने की संभावना ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी समस्या जो स्रोत बताता है वो पाचन से जुड़ी है। जब पेट में इतने सारे अलग-अलग तरह के अनाज एक साथ पहुंचते हैं, तो पेट को हर एक के लिए अलग-अलग एंजाइम निकालने पड़ते हैं। अच्छा। स्रोत का मानना है कि ये प्रक्रिया भोजन के पूर्ण पाचन में रुकावट डालती है। अधपका भोजन छोटी या बड़ी आंत में कहीं फंसकर रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी आम समस्याएं हो सकती हैं। ओह। और लंबे समय तक ऐसा होने पर परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं, ऐसा इस जानकारी में बताया गया है। तो इस पहले सवाल पर स्रोत का निष्कर्ष क्या निकलता है? मल्टीग्रेन हाँ या ना? निष्कर्ष तो इस स्रोत के हिसाब से साफ है। सभी अनाजों को मिक्स करके यानी मल्टीग्रेन के रूप में नहीं खाना चाहिए, अच्छा। बल्कि अपनी प्रकृति मतलब शरीर का प्रकार, मौसम और अनाज की तासीर को देखते हुए अलग-अलग अनाजों का सेवन करना चाहिए। हम्म। इससे हर अनाज पूरी तरह पक पाएगा और भोजन का पूर्ण पाचन हो सकेगा, ऐसा उनका तर्क है। ये जानकारी निश्चित रूप से आजकल के मल्टीग्रेन ट्रेंड पर एक अलग दृष्टिकोण डालती है। चलिए अब दूसरे और तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जो जुड़े हुए लगते हैं। कौन सा अनाज किस प्रकृति के व्यक्ति के लिए और किस मौसम में श्रेष्ठ है? जी, स्रोत कहता है कि इसका जवाब दो बातों पर निर्भर करता है: शरीर में पंचतत्वों का संतुलन और व्यक्ति की प्रकृति, यानी वात, पित्त या कफ। ये पंचतत्व और प्रकृति क्या है, जरा समझाएंगे? जी। इस स्रोत के आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल से बना है। इनका संतुलन ही स्वास्थ्य है और असंतुलन रोग। अनाज का चुनाव करते समय इस नजरिए से हमें देखना होगा कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है या कम है और हमारी मूल प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में 3 मुख्य प्रकृतियां बताई गई हैं: वात, पित्त और कफ, ठीक है। जो इन तत्वों के अलग-अलग मेल से बनती हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए कोई कफ प्रकृति का है। इस स्रोत के अनुसार ऐसे लोगों की पहचान क्या है और उनके लिए कौन सा अनाज सही बताया गया है? स्रोत बताता है कि कफ प्रकृति या कफ विकृति वाले लोगों का शरीर आमतौर पर भारी या मोटा होता है, वजन ज्यादा होता है, अच्छा। उन्हें नींद बहुत आती है, खाने के बाद देर तक डकार या भारीपन महसूस हो सकता है, सुस्ती रहती है और मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होती है। मल में चिकनाहट हो सकती है और यूरिन अक्सर पानी की तरह साफ होता है। माना जाता है कि ऐसे लोगों में जल और पृथ्वी तत्व बढ़े हुए होते हैं। तो इन्हें इन बढ़े हुए तत्वों को संतुलित करने के लिए कैसा अनाज खाना चाहिए इस स्रोत के मुताबिक? इन्हें ऐसा अनाज चाहिए जिसमें आकाश, वायु और अग्नि के गुण हों, ताकि बढ़े हुए जल और पृथ्वी तत्व कम हों। यानी इन्हें रूखे मतलब ड्राई अनाज की जरूरत है। जैसे गर्मियों में ठंडे और रूखे अनाज, जौ और ज्वार, ताकि गर्मी भी ना बढ़े और जल पृथ्वी तत्व भी कम हो। अच्छा। और सर्दियों में गरम और रूखे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, चना, ताकि शरीर गर्म रहे और तत्व भी संतुलित हों। और गेहूं के बारे में क्या? वो तो बहुत आम है। स्रोत कहता है कि कफ प्रकृति वालों को गेहूं का प्रयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जी, क्योंकि गेहूं में जल और पृथ्वी तत्व भरपूर होते हैं, जो उनके शरीर में पहले से ही ज्यादा हैं। इसके बजाय बताए गए अनाज खाने और साथ में अदरक, लहसुन, प्याज जैसी गर्म तासीर वाली चीज़ों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, ताकि भोजन पचने में मदद मिले। अच्छा। अगर कफ प्रकृति वाले लोग इस सलाह को मानते हैं, तो उन्हें किन स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है, ऐसा स्रोत का दावा है? स्रोत के अनुसार अनाज का सही चुनाव करने से कफ प्रकृति वालों को अक्सर होने वाले रोग जैसे मोटापा, कब्ज, सुस्ती, थकान, ज्यादा नींद आना, बलगम, खांसी, छींकें, दमा, सांस फूलना और यहाँ तक कि खून गाढ़ा होना, हार्ट प्रॉब्लम, फैटी लिवर जैसी गंभीर समस्याओं में भी सुधार हो सकता है। स्रोत का मानना है कि ये समस्याएं अक्सर अनाज के गलत चुनाव से जुड़ी होती हैं। ये तो हुई कफ प्रकृति की बात। अब वात प्रकृति के लोगों के बारे में स्रोत क्या जानकारी देता है, उनकी पहचान और उनके लिए सुझाया गया अनाज? वात प्रकृति के लोग अक्सर दुबले पतले होते हैं, ऐसा स्रोत बताता है। उन्हें सर्दियों में ज्यादा सर्दी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी महसूस होती है। पेट में गैस ज्यादा बनती है। अच्छा। मल अक्सर सख्त होता है और मुश्किल से आता है। दिमाग में विचारों की अस्थिरता महसूस हो सकती है और खाया पिया शरीर को कम लगता है।
माना जाता है कि ऐसे लोगों में आकाश और वायु तत्व बढ़े हुए होते हैं और जल व पृथ्वी तत्वों की कमी होती है। तो इन्हें कफ वालों से बिल्कुल विपरीत तरह के अनाज की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इन्हें ऐसे अनाज की जरूरत है जो ठंडे, मधुर हों और जिनमें जल और पृथ्वी तत्व भरपूर हों, ताकि रूखापन और हल्कापन कम हो। जैसे? स्रोत इनके लिए साल भर गेहूं का प्रयोग करने की सलाह देता है, क्योंकि गेहूं को स्निग्ध मतलब ऑयली या अंशुअस और भारी माना जाता है। अच्छा, तो गेहूं इनके लिए अच्छा है? जी, साथ ही घी, दूध, मलाई, मक्खन जैसी चिकनाई वाली चीजों का सेवन भी इनके लिए फायदेमंद बताया गया है। और अगर वात प्रकृति वाले इस तरह अनाज का चुनाव करें, तो उनकी कौन सी समस्याएं दूर हो सकती हैं इस जानकारी के अनुसार? स्रोत का कहना है कि केवल अनाज में सही परिवर्तन लाकर वात प्रकृति वाले लोग गैस, एसिडिटी, दुबलापन, खून की कमी यानी एनीमिया, कब्ज, बवासीर, पेट दर्द, सिर दर्द, थकान, कमजोरी जैसी कई समस्याओं से बिना दवा के धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। काफी सारी समस्याएं हैं ये तो। अच्छा, और तीसरी प्रकृति है पित्त। इनके बारे में स्रोत क्या कहता है, इनकी पहचान क्या है? पित्त प्रकृति के लोग स्रोत के अनुसार न बहुत मोटे होते हैं न बहुत पतले। हालांकि अक्सर पेट थोड़ा बाहर निकला हो सकता है। कभी कभी अगर ये बहुत ज्यादा गरम मसाला वाला या तला बुना खाते हैं तो पतले भी हो सकते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है लेकिन शांत भी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा। ये काफी साहसी होते हैं, जैसे किसी प्रतियोगिता या भाषण में हिस्सा लेने से नहीं घबराते। इन्हें गर्मी बहुत लगती है, पसीना ज्यादा आता है और सर्दियां अच्छी लगती है। भूख तेज लगती है, यूरिन में कई बार जलन या पीलापन हो सकता है। इनके शरीर में कौन सा तत्व प्रधान माना जाता है? इनमें अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इन्हें ऐसा भोजन चुनना है जो गुणों में तिक्त यानी कड़वा, मधुर यानी मीठा और कषाय यानी कसैला हो, और जो शरीर को ठंडक दे। ठीक है। यह एक बात ध्यान देने वाली है, जो स्रोत बताता है पित्त वाले लोग कफ वालों की तरह मोटे भी दिख सकते हैं, खासकर पेट के आसपास, और वात वालों की तरह पतले भी। अच्छा, ये कैसे? फर्क ये है कि कफ वालों का पूरा शरीर भारी होता है, जबकि पित्त वालों का अक्सर सिर्फ पेट बाहर आता है। कभी कभी शरीर की बढ़ी हुई गर्मी धातुओं मतलब शरीर के टिश्यूज को सुखा सकती है, जिससे दुबलापन आता है। ओ, ये बात है। तो पित्त प्रकृति वालों को अनाज का चुनाव कैसे करना चाहिए इस स्रोत के आधार पर? यह उनके शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा कि स्रोत बताता है, अगर वो पित्त प्रकृति के हैं और पतले हैं तो उन्हें पूरे साल ठंडे और स्निग्ध अनाज जैसे गेहूं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। साथ में घी, दूध, मक्खन, मलाई आदि स्निग्ध पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। और अगर पित्त प्रकृति के हैं और मोटे हैं तो उन्हें ठंडे और रूखे अनाज का सेवन करना चाहिए, जैसे जौ, ज्वार। कुछ मात्रा में गेहूं भी ले सकते हैं। लेकिन चाहे मोटे हों या पतले, पित्त प्रकृति वालों को गर्म तासीर वाली चीजें जैसे गर्म मसाले, मिर्च, फास्ट फूड, सरसों का तेल, मदिरा आदि का सेवन बंद या बहुत कम कर देना चाहिए। ऐसा स्रोत का सुझाव है। अच्छा। और याद रखने वाली बात, इस स्रोत के अनुसार एक समय में एक ही अनाज लेना है, मल्टीग्रेन नहीं। हाँ, ये बात तो पहले भी साफ हो गई थी। तो पित्त प्रकृति वाले अगर इन बातों का ध्यान रखें तो उन्हें किन रोगों से बचाव या राहत मिल सकती है स्रोत के मुताबिक? स्रोत के अनुसार सही अनाज और आहार चुनने से पित्त प्रकृति वाले लोग अत्यधिक दुबलापन या मोटापा, खून की कमी, विटामिन बी और बी12 की कमी, शरीर में जलन, एसिडिटी, मुहासे, नाक या मुंह से खून आना, मल के साथ खून आना, बाप रे, जी, माइग्रेन, सिर दर्द, आंखों का सूखना और महिलाओं में पीरियड से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में आना, इन सब में सुधार पा सकते हैं। ये तो प्रकृति और ऋतु के अनुसार अनाज चुनने की काफी विस्तृत जानकारी हुई, जो पूरी तरह से आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म के नजरिए पर आधारित है। अब आते हैं चौथे और आखिरी सवाल पर, अनाज को किस प्रकार से खाना चाहिए। इसकी थोड़ी बात मल्टीग्रेन वाले हिस्से में हुई थी, लेकिन क्या स्रोत इस पर और कुछ कहता है? हाँ, मुख्य बात वही है जो हमने पहले चर्चा की, यानी पकाने का तरीका। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि रोटी या अनाज को ठीक से पकाना बेहद जरूरी है। धीमी आंच पर, दबा दबा कर, और अगर संभव हो तो मिट्टी के तवे पर पकाएं। लोहे के तवे पर तेज आंच पर जल्दी पकाने से रोटी ऊपर से पक जाती है या सिर्फ फूल जाती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती है। हाँ, ये आपने बताया था। स्रोत के अनुसार यही कच्चापन पाचन के लिए हानिकारक है और आम विष बनाता है।
और जब आप अलग अलग अनाज खा रहे होते हैं, जैसा कि स्रोत सुझाता है, तो हर अनाज को उसकी ज़रूरत के अनुसार सही समय तक पकाना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के आधार पर क्या मुख्य बातें समझी? हमने समझा कि इस स्रोत के अनुसार अनाज का चुनाव और उसे खाने का तरीका, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि क्या वो हमारे शारीरिक प्रकृति यानी वात, पित्त, कफ और उस समय के मौसम के अनुकूल हैं, और क्या वो ठीक से पका है। ये एक कह सकते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है। और इस स्रोत का मानना है कि बिना सोचे समझे मल्टीग्रेन जैसे चलन अपनाने की बजाय अपनी प्रकृति और ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग अनाज खाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, गलत चुनाव सेहत को बनाने की बजाय बिगाड़ सकता है, ऐसा इस प्लेटफॉर्म का दावा है। बिल्कुल। और यहाँ ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अगर अनाज जैसी बुनियादी चीज का चुनाव हमारे स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर डाल सकता है, जैसा कि ये स्रोत अपने आयुर्वेदिक नजरिए से बताता है, तो हमारे भोजन और जीवन शैली के और कौन से पहलू हो सकते हैं जिन पर हम अनजाने में ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो हमारी सेहत को अनजाने में प्रभावित कर रहे होंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये जानकारी जो आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से आई है, हमें स्वास्थ्य को एक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के नजरिए से देखने का अवसर देती है, जो केवल लक्षणों या आम सलाह पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति की अपनी प्रकृति और बाहरी वातावरण जैसे मौसम के साथ तालमेल बिठाने पर जोर देती है।